Hello and good morning, all dear students. In our today's class of economics, we are going to start the new unit of macroeconomics, that is aggregate demand and its related components, or we can say related concepts. In this chapter, detailed discussion is given about aggregate demand, about consumption, saving, investment, and propensities to consume and propensities to save. We have to discuss in detail how the consumption works in an economy. What is the behavior of saving in an economy? How consumption and saving are related with income? जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस हुई थी तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कंजप्शन फंक्शन, अबाउट द सेविंग फंक्शन, अबाउट द प्रोपेंसिटीज टू सेव. लेकिन आज क्योंकि ऑनलाइन में हमारा फर्स्ट डे है, प्रॉपर ऑनलाइन में, तो हम वापस से इसको पूरा स्टार्ट कर रहे हैं. फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट देयर इन आवर ऑफलाइन क्लासेस, हैव अ लुक. एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो एग्रीगेट डिमांड हमारी इकोनॉमी में बनने वाले सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है. इट मींस ऑल दोज गुड्स और सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, उसकी वन अकाउंटिंग ईयर में कितनी डिमांड होती है उसी को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं. ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर. We can also say aggregate demand is the total expenditure planned by different sectors of an economy on the goods and services produced in our nation. इंडिया में जो गुड्स और सर्विसेज बने उसको कस्टमर, फर्म्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मिलके कितना परचेज करना चाहते हैं, उन गुड्स पे कितना एक्सपेंस करना चाहते हैं, वही एग्रीगेट डिमांड है. एंड दिस इज द प्लान्ड एक्सपेंडिचर. ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की प्लानिंग है या फिर कंज्यूमर्स की प्लानिंग है. 4 सेक्टर्स है, चारों सेक्टर्स की प्लानिंग है. अब ये 4 सेक्टर्स कौन कौन से होंगे ये आपको ऑलरेडी बता रखा है, राइट? नाउ हैव अ लुक. कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड, जो आपने 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स, सेम आर हियर. प्राइवेट इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर प्लान कर रहे हैं इकोनॉमी में, वो ये एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है उनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे. हायर द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, हायर विल बी द कंजप्शन एक्सपेंडिचर. Second one, investment expenditure. This is the expenditure which is planned by all the private firms. Private firms, you have to keep it in your mind कि ये private firms का expenditure है, because government का तो next point में आएगा. अब प्राइवेट फर्म ने रॉ मटेरियल परचेज किया, चाहे कोई मशीनरी परचेज की, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द फर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर एज वेल एज कैपिटल गुड्स. यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कंजप्शन लेवल पे भी होगा और इन्वेस्टमेंट के लिए भी होगा. नेक्स्ट, नेट exports, which includes exports and excludes imports. ये भी हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है. Now have a look. We will have to study aggregate demand we will study it only in 2 sector model, the economic model, where there is existence of only 2 sectors, household and firms. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो aggregate demand is equals to C plus I. अब हमने इसका ये behavior डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है. एक बार आपको शॉर्ट में रिव्यू दे देती हूँ. इनकम के साथ जब आप कंजप्शन को पढ़ेंगे, यू विल गेट टू नो दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन. आप अपनी बात कर लीजिए, अपनी फैमिली की बात कर लीजिए. ऑल्दो ये मैक्रो लेवल पे है, लेकिन आप इंडिविजुअल लेवल पे भी ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल से ही एग्रीगेट बना है, राइट? तो इंडिविजुअल लेवल पे भी ऐसा होता है दैट विद द इंक्रीज इन इनकम कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेस. So the first important thing you have to keep in your mind is there exists a direct relationship between income and consumption. Consumption increases with increase in income, right? अब देखिए second important बात, those who are not earning are also consuming. So consumption is positive even at zero level of income. कोई फर्क नहीं पड़ता income है या नहीं है. ह्यूमन लाइफ है तो सर्वाइवल के लिए हमें कुछ कंजप्शन करना पड़ेगा. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कंजप्शन इज पॉजिटिव even when income is zero, and this consumption is known as autonomous consumption, which do not depend upon the level of income. Next, at lower level of income, generally people are consuming more than what they are earning, right? जब हमारी income कम है तो हमारे expenses ज्यादा होते हैं. आप imagine कीजिए लेबर क्लास लोगों को, आप imagine कीजिए छोटे छोटे वेंडर्स को, फ्रूट सेलर्स है, वेजिटेबल वेंडर्स है, ऑटो ड्राइवर्स है, बहुत छोटे लेवल पे अगर कोई वर्क कर रहा है. कोविड आ गया है, वापस से एक बार चीजें स्टॉप हो रही है, राइट? अलग अलग जगह वीकेंड कर्फ्यूज लग रहे हैं,
तो इस कंडीशन में आप सोचिए वो लोग मंथली हार्डली 4 to 5,000 अर्न कर रहे हैं, बट उनका कंजप्शन एक्सपेंडिचर इस टाइम पे उससे ज्यादा होगा. तो एट लोअर लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम. One point occurs where consumption becomes equal to income, and this point is known as BEP. After this BEP point, at higher level of income, consumption lags behind the income. पीछे रह जाता है क्योंकि consumption थोड़ा कम, लोग अपनी income का कुछ part save करना शुरू कर देते हैं. One more point here you have to note it down is the rate of increase in consumption is less than the rate of increase in income. Consumption is increasing only by 80 rupees while income is increasing by 100 rupees. इनको डिटेल में वापस कंजप्शन फंक्शन में हमने डिस्कस किया था. Now have a look on investment. It is constant. In our study, we have to take autonomous investment, which will remain constant at different levels of income. अब मैंने क्या बोला word? मैंने बोला autonomous investment. Autonomous investment यानी ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो इनकम से इंड्यूस नहीं होता, इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं होता, कांस्टेंट रहता है एंटायर इनकम लेवल पे. नाउ हैव अ लुक ऑन एग्रीगेट डिमांड. वापस सेम बातें हैं जो कंजप्शन के लिए मैंने बोली थी वो सेम एग्रीगेट डिमांड के लिए. व्हेन इनकम इज जीरो, माय एग्रीगेट डिमांड इज पॉजिटिव. Why? Because it includes autonomous investment and autonomous consumption, which do not depend upon the level of income, right? Now, at lower level of income, aggregate demand exceeds the income. जब लोग कम अर्न कर रहे हैं तो वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं. लो लेवल ऑफ इनकम पे उनकी डिमांड उनके इनकम के कंपैरेटिवली कम है. सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने. लो लेवल ऑफ इनकम पे उनकी डिमांड उनके इनकम के कंपैरेटिवली हाई है. व्हाई इज इट सो? क्योंकि ऑटोनॉमस कंजप्शन भी हो रहा है, प्लस हमारी बेसिक नीड्स होती है जिनमें काफी चीजें आती है ऐसी जो इनकम के होने या नहीं होने से इन्फ्लुएंस नहीं होती. नेक्स्ट, एक लेवल ऐसा आता है जब आपका एग्रीगेट डिमांड आपकी इनकम के इक्वल आ जाता है. इसको इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम लेवल भी कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे. देन आफ्टर ऐसा होता है हायर लेवल ऑफ इनकम पे कि हमारी एडी हमारी इनकम से कम होती है. इकोनॉमी में जितना इनकम जनरेशन हो रहा होता है उतना कंजप्शन नहीं होता है, लोग कुछ कुछ अमाउंट जो है वो सेव करना शुरू कर देते हैं. तो यही एडी का बिहेवियर है. हैव अ लुक. If I talk about investment curve, it is a horizontal straight line curve parallel to x-axis because it remains constant. The consumption curve is a upward sloping curve showing the direct relationship between income and consumption. यहाँ हमने income को लिया है, right? And the AD curve is a summation of C and I. ये भी consumption curve के parallel रहेगा. अब देखिए important points we have already covered. Now aggregate supply. Have a look everyone. Have a look on aggregate supply. What is it? हमारी इकोनॉमी में सभी प्रोड्यूसर्स कितने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करना चाहते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, वो एग्रीगेट सप्लाई है. आई रिपीट, वन अकाउंटिंग ईयर में आपकी इकोनॉमी के सभी प्रोड्यूसर्स मिलके कितने गुड्स और सर्विसेज मार्केट में सप्लाई करना चाहते हैं, उनकी वैल्यू को जब हम देखेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एग्रीगेट सप्लाई. अब देखिए, ये एग्रीगेट सप्लाई ही नेशनल इनकम है. कैसे? नेशनल इनकम क्या होती है? फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, राइट? और वन अकाउंटिंग ईयर में ही प्रोड्यूस हुई है. ये जो वैल्यू है ये आई कैसे है? चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को ऐड करके, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रीनियर, इन्होंने मिलके कितना अमाउंट जनरेट किया इकोनॉमी में, जब हम उसको ऐड करते हैं तभी तो हमें नेशनल इनकम पता चलती है. तो ये कह रहे हैं अगर आप फिजिकल टर्म्स में बात करोगे तो गुड्स और सर्विसेज का जो आउटपुट है वही एग्रीगेट सप्लाई है, और उसको अगर आप इनकम के टर्म्स में देख लोगे कि कौन कौन लोग उससे इनकम बना पा रहा है. इकोनॉमी में अगर 100 रुपीज का गुड आया है तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें लेबर के वेजेस इंक्लूडेड है, इसमें कैपिटल का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इसमें एंटरप्रीनियर का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, और इसमें लैंड का रेंट इंक्लूडेड है, राइट? तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो इनकम जनरेट की वही एग्रीगेट सप्लाई है और वही नेशनल इनकम है. अब इनकम के दो पार्ट किए जाते हैं. इनकम को या तो कंज्यूम कर लिया जाता है या फिर सेव कर लिया जाता है. अ पार्ट ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड एंड अदर पार्ट इज सेव, राइट? जो सेविंग वाला पोर्शन है उसको आगे पढ़ेंगे. इन्वेस्टमेंट भी होता है बट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के पार्ट में लिया गया है, तो उसको हमने अपनी इकोनॉमी में कांस्टेंट माना है. तो आपको यहाँ पे इनकम के ये दो ही पार्ट्स कंसिडर करने हैं.
One part will be consumed and another part will be saved. आगे देखिए, अगेन यू हैव टू टेक द सेम टेबल. आपने देखिए पीछे जो इनकम और कंजप्शन लिया था उसी को हम यहाँ पे ले रहे हैं. माय इनकम इज इंक्रीजिंग बाय 100 while my consumption is increasing only by 80. The rate of increase in consumption is less than the rate of increase in income. ये मैंने आपको दोबारा क्यों बताया, ताकि ये बात आपके दिमाग में फिक्स रहे. अब देखिए सेविंग कैसे कैलकुलेट करेंगे. When my income is 0 and I'm spending 40 rupees on consumption, obviously these 40 rupees will come either from my past saving or from borrowing. दोनों को ही हम नेगेटिव सेविंग में डिनोट कर सकते हैं कि मैं सेव तो कर ही नहीं रही, या तो पुरानी सेविंग्स विड्रॉ कर रही हूँ या फिर बोरोइंग कर रही हूँ, तो सेविंग्स नेगेटिव है. आप देखिए नेगेटिव होते होते सेविंग इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रही है. It was -40, then it was -20, then 0 at break even point, where consumption is equals to income, right? Savings 0 है, and then my savings are increasing. At higher level of income, savings are rising, positive also, because people started saving a part of their income after BEP. If we talk about aggregate supply, तो ये income के equivalent है. देखिए क्योंकि इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम और कुछ पार्ट सेव हो रहा है. द एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल बी अ 45 डिग्री लाइन. आपको प्रॉपर 45 डिग्री लाइन बनानी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ कंजप्शन और सेविंग लेती हूँ और यहाँ पे इनकम लेती हूँ वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे, तो जब आप इसको बनाएंगे तो हर बार एक प्रॉपर तरीके से आपका ग्राफ आपके सामने आ जाएगा. ठीक है, ये अजम्पशन बेस्ड है. अब आगे देखिए कंजप्शन फंक्शन. वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल, राइट? बहुत अच्छे से हमारी ऑफलाइन क्लास में. एक क्विक रिवीजन हम इसका लेते हैं. व्हाट इज कंजप्शन फंक्शन? इट इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम. इफ आई टॉक अबाउट योर कंजप्शन फंक्शन, तो उसका मीनिंग होगा कि इनकम के अलग अलग लेवल्स पे आप कितना पैसा कंजप्शन पे लगाना चाहते हैं. तो हैव अ लुक ऑन डेफिनेशन. Consumption function refers to the functional relationship between consumption and national income. Consumption और national income के बीच का functional relation consumption function. This is the simple equation, और numerical वाली equation हमने आगे discuss करनी है. C is the function of y. Now have a look. Again the same table, again the same points and the same graph. बार बार यही वाली बात पूरे चैप्टर में रिपीट की गई है. That when income is 0, consumption is positive. This consumption is known as autonomous consumption. जो लोग कुछ नहीं कमा रहे वो भी कंजप्शन कर रहे हैं, वो भी भूखे नहीं सो रहे हैं. तो जो खाना उनके पास आ रहा है वो उनका कंजप्शन है. उनपे या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर देगी या कोई उनको डोनेट कर देगा अमाउंट. किसी भी तरीके से हो, बस उनका एक्सपेंडिचर जरूर होगा, राइट? तो यहाँ पे तो हम 2 सेक्टर मॉडल ले रहे हैं, तो हमें गवर्नमेंट वाली बात को ध्यान नहीं रखना है. आप ये ध्यान रखिए बस कि कंजप्शन के लिए कहीं से भी अरेंजमेंट किया जाएगा, चाहे बोरो करके अरेंजमेंट किया जाए, बट बेसिक नीड्स तो फुलफिल की जाएंगी, राइट? तो जब इनकम 0, कंजप्शन पॉजिटिव. उसके बाद में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है. There is a direct relation between income and consumption. Consumption increases with increase in income, but the rate of increase in consumption is less than the rate of increase in income, right? Now a point comes when both consumption and income becomes equal, and this point is known as break-even point. Then after, with every subsequent increase in income, have a look, consumption lags behind the income. Because at higher level of income, after the break-even point, people start saving a part of their income. This can be seen in this graph also. Have a look. This is the income line, 45 degree line, and this is my consumption curve, which is starting from y-axis, showing autonomous consumption. Then after, this E point is break-even point, where my consumption is equals to income. Before it, I am consuming more than what I am earning, and after it I am consuming less than what I am earning. I hope it is clear to everyone. Now have a look. All these important points are already discussed. Now we have to discuss the 2 important propensities: propensity to consume from average point of view and then marginal. So we will discuss APC and MPC. So the first part is APC. Now let me clear out कि propensity to consume का मतलब क्या है. इसका मतलब है हमारी consumption की desires. मैं अपनी इनकम में से कितना कंजप्शन पे लगा पाऊंगी उसको प्रोपेंसिटी से मेजर किया जाएगा.
तो एपीसी क्या है, मेरा टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम के रेशियो का एनालिसिस है। यानी मैंने ये देखा कि इफ आई एम अर्निंग रुपीज 400, हाउ मच ऑफ दिस 400 एम आई रेडी एंड विलिंग टू स्पेंड ऑन कंजप्शन। तो टोटल इनकम का कितना परसेंट पोर्शन या कितना पार्ट में कंजप्शन पे लगा रही हूँ, जब मैं उसको परसेंटेज फॉर्म में स्टडी करती हूँ तो ये एपीसी है। हैव अ लुक, इट इज द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। सिंपल फॉर्मूला C अपॉन Y, टोटल कंजप्शन अपॉन टोटल इनकम। आई विल गेट टू नो कि कितना परसेंट मेरा जा रहा है कंजप्शन पे। सो हैव अ लुक, इफ कंजप्शन इज रुपीज 70 करोड़ एंड नेशनल इनकम इज 100 crores, then it is very clear that 70% of my income is going on consumption, right? 0.7 आ जाएगा और वो परसेंटेज फॉर्म में 70% हो जाएगा। Now you have to make it clear, all the important points related to APC should be there in your mind। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए अगर मैं वही पीछे वाली टेबल को कंटिन्यू करूं तो व्हाट आई कैन सी दैट नंबर 1 कैसे निकाला मैंने, फर्स्ट पे तो इनफाइनाइट है, हमें पता ही नहीं चलेगा कितना एपीसी आएगा क्योंकि कंजप्शन पॉजिटिव है, इनकम है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे at lower level of income my consumption is greater than my income, तो एपीसी की वैल्यू मोर देन 1 भी आती है। आपको ध्यान रखना है एमपीसी, एपीसी, एमपीएस एंड एपीएस, इन चारों में से केवल ये एक अकेला वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मोर देन 1 आती है। ओनली एपीसी, बिकॉज ओनली कंजप्शन कैन बी ग्रेटर देन इनकम, राइट? तो कंजप्शन इनकम से जब जब ज्यादा होगा बिफोर बीईपी पॉइंट, एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। At break even point when consumption is equals to income, APC की वैल्यू आ जाएगी 1, और उसके बाद में BEP के बाद हायर लेवल ऑफ इनकम पे APC की वैल्यू रहेगी लेस देन 1। जो सबसे खास बात है वो ये है कि ना तो APC कभी जीरो होता है ना ही APC कभी नेगेटिव होता है। जीरो क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज कंजप्शन कैन नेवर बी जीरो। क्या हम कभी भी कुछ ना कंज्यूम करें ऐसा पॉसिबल है? नो, ऑटोनॉमस कंजप्शन हमेशा रहेगा। So APC can never be zero because consumption never becomes zero, and it cannot be negative क्योंकि consumption कभी भी negative नहीं होता है। तो इन पॉइंट्स को सीक्वेंस में अगर देखें तो APC is more than 1 before BEP, APC is equals to 1 at BEP। ये मैं फास्ट इसलिए ले रही हूँ because we are already done with the main content, right? This is the revision part। APC is less than 1 beyond BEP when we are consuming less than what we are earning, right? This point is also very important। APC falls with increase in income। जब मैं कम अर्न कर रही होती हूँ तो मेरा कंजप्शन पे ज्यादा पोर्शन जा रहा होता है इनकम का, लेकिन धीरे धीरे कंजप्शन पे कम पोर्शन जाता है और मैं सेविंग ज्यादा करने लगती हूँ। तो जब हमारी इनकम लेवल्स इंक्रीज होते हैं उस पॉइंट पे हमारा एपीसी थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है? एंड इट कैन नेवर बी जीरो, यू कैन ऐड ऑन 1 पॉइंट, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। If we talk about MPC, okay, Anjali is having a doubt, give me a second। Okay, so if we talk about MPC, it is the ratio of additional consumption and additional income। It means if I was earning rupees 400 and I was spending rupees 360 on my consumption level, MPC will study that when my income increases from rupees 100, it means from 400 to 500, then how much will be the increase in consumption, और वो जो increase आया है वो income का कितना परसेंट होगा। यानी मेरी इनकम जितनी इंक्रीज होती है उस इंक्रीज इनकम का कितना परसेंट पोर्शन मैं कंजप्शन पे लेके जाती हूँ। तो चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रेंज करेगी, 0 to 1, क्योंकि या तो मैं एडिशनल इनकम सारी की सारी कंज्यूम कर लूंगी तो 1 आ जाएगा, और या फिर एडिशनल इनकम हायर लेवल पे ऐसा भी होता है कि जितना एडिशनल अर्न हो रहा है वो सारा सेव भी हो सकता है, तो एमपीसी की वैल्यू 0 आ जाएगी। और इसके बीच में रहेगी, मोर देन 1 नहीं हो सकती बिकॉज एडिशनल कंजप्शन कैन नेवर बी ग्रेटर देन एडिशनल इनकम। जितना एडिशनल अर्न किया उससे ज्यादा एडिशनल कंजप्शन नहीं हो सकता। Yes, total consumption can be more than total income, but additional consumption cannot, right? और negative जाने का सवाल ही नहीं है। MPS of poor is more than that of rich, sorry MPC। क्यों? पुअर पीपल अपनी एडिशनल इनकम का ज्यादा परसेंट कंजप्शन पे लेके जाएंगे क्योंकि उनकी बहुत सारी डिजायर्स, बहुत सारी नीड्स अनफुलफिल्ड रहती है।
लेकिन जब रिच लोगों की बात करते हैं तो उनकी नीड्स ऑलरेडी उनकी इनकम से फुलफिल हो रही होती है, तो उनका कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर एडिशनल इनकम से जो हो रहा होता है वो कंपैरेटिवली लेस होता है। अब ये हर इंडिविजुअल पे अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है, हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है अगर अपनी डिजायर्स बढ़ाते जाएं तो ऐसा ना भी हो, ये भी पॉसिबल है। ये जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। और एमपीसी भी डिक्रीज होता है विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, क्योंकि जैसे जैसे हम ज्यादा अर्न करते हैं हमारा सेव करने की भी इच्छा होती है अपने फ्यूचर के लिए, राइट? तो यहाँ तक आप पढ़ के रखेंगे। सेविंग फंक्शन कंजप्शन फंक्शन से ही डिराइव होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में, और मोस्ट प्रोबेबली कल न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हमें अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा, नए टॉपिक्स भी कल स्टार्ट होंगे। Okay, everyone. So here I am ending the class. Make sure you have to be regular and you have to go with these topics. All the very best.